अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कारनामे। मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आज हम आपके लिए एक डिफरेंट किस्म की एपिसोड लेके आए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीगो 9। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल वीडियो अबाउट टीगो 9। इसमें हम गाड़ी की बल्कि लुक्स, उसके पियानो ब्लैक इंटीरियर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे एक ओनर्स के रॉ अनकट एक्सपीरियंस के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा से एक बड़े इंजन वाली इंटरनल कंबस्टन इंजन गाड़ी चलाता आया है, उसके लिए ये फैसला करना, उसकी क्या वजूहात थी और क्या वो उस फैसले से खुश है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है साद। साद हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कारनामे कम्युनिटी सिंस द वेरी बिगिनिंग। ही इज द पर्सन बिहाइंड द होल थॉट। और अभी इन्होंने ऑलमोस्ट अ मंथ अगो एक टीगो 9 खरीदी है। ही हैज ड्रिवन इट फॉर ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स और रॉ अनकट एक्सपीरियंस डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आपके कार ओनरशिप एक्सपीरियंस से कि आपने कौन कौन सी गाड़ियां रखी, कहाँ से स्टार्ट हुआ। आई एज्यूम मेहरान से स्टार्ट हुआ होगा। पाकिस्तान में सबकी शुरुआत मेहरान से ही होती है। मेरा अपना मानना है कि जिसकी शुरू मेहरान से नहीं हुई उसकी कार जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि कभी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ आपको मेहरान सिखा देती है वो आपको कोई और गाड़ी नहीं सिखाती। बिल्कुल ऐसी बात है खुरम भाई। शुरुआत मेहरान से हुई थी और भी फिर ऑल्टो के बाद करोला, सिविक्स, फिर बड़ी गाड़ियों में जब थोड़ा सा जीप की तरफ या थोड़ी एक एसयूवी की तरफ आने का रुझान बना तो स्टार्टिंग बीआरवी से की, जो कि एसयूवी इतनी सो कहना चाहिए लेकिन क्रॉसओवर थी एक, और 7 सीटर थी वो ली। फिर उसके बाद पिजेरो 3rd जनरेशन ली। अभी करंटली जो है वो 100 सीरीज लैंड क्रूजर है, 1 HDFT डीजल इंजन वाली। उसके अलावा सेडान भी है, W212 है टर्टल वेरिएंट, और जो उसका एक्सपीरियंस आपका सेडान वाला है वो भी है मेरे पास। उसके बाद फिर एज एन एडिशनल अभी मैंने महीने को है जो टीगो 9 ली है। अच्छा साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये करंट कार्स आर 1 HDFT और उसके बाद मर्सिडीज 212। इन दोनों को आप कोई बहुत फ्यूल इकोनॉमिक कार्स नहीं कह सकते। बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली जो 100 सीरीज है वो तो बहुत ही कम फ्यूल इकोनॉमी उसकी है। तो क्या आपके ख्याल में आपका एक PHEV की तरफ जाने का डिसीजन इस चीज पे बेस करता है कि आपकी करंट गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्यूल हंग्री थी, कि क्या आपके पास अगर कोई ऐसी गाड़ी होती जो कि आपको 10-12 की बजाय आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर दे रही होती तो आप PHEV की तरफ जाते ही ना? बिल्कुल ऐसी है। अगर मेरे पास कोई इकोनॉमिकल गाड़ी मेरी डेली यूज में होती तो शायद मैं ये डिसीजन ना ले रहा होता। खैर टीगो 9 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट शायद इसलिए भी है कि वो जब गाड़ी है इसका जब पहली बार नजर आई थी गाड़ी, जब उसका फर्स्ट रिव्यूज आना शुरू हुए थे तब मुझे गाड़ी देखने में अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था कि अगर चाइनीज गाड़ी लेनी तो ये एक वाइट गाड़ी हो सकती है जिसके ऊपर आप अपना माइंड बना सकते हो। उसके अलावा जब डीजल 520 रुपए लीटर हो गया और मुझे 1 किलोमीटर 103 रुपए का पड़ना शुरू हो गया तो उस टाइम पे ये जो पैसे लगाए इस गाड़ी पे वो जस्टिफाई हो गए थे। अगर इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट होता और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो गाड़ी अच्छी होने की वजह से शायद मैं पेट्रोल वेरिएंट ही ले रहा होता, लेकिन अभी जो सूरत बन गई थी, जो सारे मामला थे, वो PHEV लेना, और क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट में अभी जो सूरत हाल है, आपकी ओनली कार जो है ना वो आप एक EV को एज ओनली कार आप नहीं रख सकते। अभी वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, उसकी काफी लिमिटेशंस हैं। तो प्लग इन हाइब्रिड में आपको एक एडेड बेनिफिट मिल जाता है, रेंज एंजाइटी आपकी खत्म हो जाती है, और बैटरी पे अगर नहीं भी आप चला रहे हो तो आप फ्यूल भी चला लेते हैं। और जो मेरे सूरत हाल है, मैं अगर इस गाड़ी को खाली पेट्रोल पे भी चलाऊं तो मुझे मर्सिडीज से और लैंड क्रूजर से फिर भी बेहतरी एवरेज दे रही होती है। ठीक है, वो एक विन विन सिनेरियो बन जाता है आपके लिए। तो ये वैसे आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान के अंदर EV बीइंग दी ओनली कार
वो नहीं समझ आती है अभी बिकॉज ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत ज्यादा जहाँ पे लोग जाते हैं, नारायण जाते हैं, बाबूसर जाते हैं अपनी ऑटोज के ऊपर, ईवीज के ऊपर, लेकिन उनकी पूरी जर्नी की जो हाईलाइट होती है वो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कितना बैटरी कैपेसिटी रह गई है, नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन किधर है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि वो नारायण की और बाबूसर की जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे, वो कंज्यूम्ड है कि मेरे इतनी % बैटरी रह गई है, इतने % ये रह गया, नेक्स्ट चार्जिंग किधर करनी है, कौन सा होटल ढूंढना है जहाँ पे चार्जिंग अवेलेबल है या नहीं है। तो मे बी राइट नाउ जिस तरह कहा जाता है कि ये सिटी कम्यूटर्स हैं, तो ये सिटी कम्यूटर्स यही वो एंजाइटी है ना जो जिससे आपको निजात दे देती है प्लग इन हाइब्रिड्स। बिल्कुल आपको ये फिक्र, मतलब हम अगर नॉर्थ का ट्रेवल करें तो हम ज्यादा साफ ऑप्शंस माइंड में रख के चलते हैं किधर हमने रुकना है, या चाय कहाँ पे अच्छी मिलती है, खुले दूध की नॉर्मली तो वहाँ पे आपको डब्बे वाली मिल रही होती है। तो ये एक एडेड एंजाइटी बीच में डाल लें कि जी हमारी बैटरी कितनी रहेगी और हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, चले पहुंच जाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे, आपने सिर्फ जाना नहीं है ना, वापस भी आना है। बिल्कुल। तो ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे बैटरी वाली गाड़ी पहुंच गई हैं लेकिन वापसी पे आप रिकवरी पे गाड़ी चढ़ा के लेके आ रहे हैं। यू आर गोइंग देयर टू रिलैक्स, नॉट द अदर वे अराउंड। आप किट टू हैव अ चेंज। इसलिए प्लग इन हाइब्रिड्स स्टिल मेक सेंस, रीव्स मेक सेंस, ईवीज, प्योर ईवीज एज योर ओनली कार अभी वाला इंफ्रा हमारा नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आपने बात की है कि अगर ये गाड़ी आती पेट्रोल वेरिएंट में तो मैं शायद पेट्रोल वेरिएंट ले लेता। इज इट बिकॉज आप एज्यूम कर रहे हो कि पेट्रोल वेरिएंट चीपर होता तो इसलिए पेट्रोल वेरिएंट लेना था, या आप वैसे ही पेट्रोल वेरिएंट को प्रेफर करते हैं? नहीं, अगर मैं वो कह रहा हूँ कि पेट्रोल वेरिएंट अगर आती और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, कि मैंने जब गाड़ी ली थी तब ये 520 रुपए का डीजल था और पेट्रोल भी काफी महंगा था, तो उस टाइम पे तो सिनेरियो आपका डिफरेंट हो जाता है ना, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स चेंज हो जाती है। अगर आम हालात होते जिस तरह से पहले पेट्रोल की प्राइसेस थी, सही चीजें थी, तो फिर मैं पेट्रोल ले रहा होता, क्योंकि मुझे ईवीज और प्लग इन्स की तरफ जाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा। मतलब मैंने इसलिए अभी तक इन अपनी पूरी जर्नी में एक भी हाइब्रिड गाड़ी नहीं रखी है, तो मेरा उस तरफ रुझान ही नहीं था। ये जब ये सारी चीज हुई तो फिर एक्सप्लोर किया और देखा, और एक अच्छा एक ऑप्शन था, तो फिर मैं इसकी तरफ यहाँ पे गया हूँ। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको, ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स नंबर्स हर कोई कैलकुलेट कर सकता है, वो आपने भी शायद किए हो, लेकिन ओवरऑल इन डेली ड्राइविंग आपको क्या मेजर चीज महसूस हुई है, विदाउट द नंबर्स, विदाउट द डिटेल्स, क्या आपको बेहतर महसूस हुआ है? डू यू ट्रैवल मोर, डू यू ट्रैवल विदाउट एनी गिल्ट कि मैं इधर जाऊंगा तो मेरे इतने पैसे लग जाएंगे? हाउ इज दैट? देखिए, जो आपकी डेली रनिंग जो उसमें मैटर करती है, अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, आपको प्लग इन हाइब्रिड्स या ईवीज शहर के अंदर या बाकी चीजें फायदा तब दे रही हैं ज्यादातर जब आपकी दिन की 80, 90, 100 किलोमीटर की अगर आपकी ट्रैवलिंग है, जो कि मेरी है। घर से खाली स्कूल इज 25 किलोमीटर वन वे, तो आपका सुबह आना जाना और दोपहर में आना जाना 100 किलोमीटर तो ये पूरे हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये गाड़ी सिर्फ स्कूल ड्यूटी पे लगा दूंगा तब भी ये आपको जस्टिफाई कर देती है। ठीक है, आप 100 किलोमीटर अगर आपका दिन का लैंड क्रूजर पे आप जाते हैं तो आपको कैलकुलेट कर लें कि दिन का क्या खर्चा है, 20 लीटर। और आप अगर इस पे जा रहे हैं तो आपने चार्ज कर दिए, एक दिन आप स्कूल ड्यूटी आप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे भी आपको शायद पूरा अगर ट्रिप नहीं भी होता तो एक सुबह का ट्रिप आपका लग जाएगा, दोपहर में आप आके चार्जिंग में लगा देंगे ताकि छुट्टी के टाइम में आप दोबारा जाके उसको ले सकते। तो आपका एक, अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ तो इट इज एब्सोल्युटली फ्री, आपको मतलब उसमें कोई बहुत बारीकी में जाएंगे तो कुछ पैसे बन रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई इस पे कॉस्ट आपकी नहीं आ रही। और इवन अगर आप वापस के ऊपर भी हैं, पीक रेट अगर आप 80 रुपए का भी लगा लेते हैं, देन इट मेक्स सेंस कि आपको पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आ रही है। तो अगर तो आपकी ट्रैवलिंग इतनी है तो मेरे ख्याल में फिर तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपकी, मेरे तो दिन में सिर्फ स्कूल के ऊपर कहूँ 100 किलोमीटर, और मेरी भी अपनी ट्रैवलिंग शामिल नहीं है। मैं अगर अपने भी बीच में ट्रैवलिंग डालूं कि मेरा जो आना जाना सारी चीजें हैं वो ऐड करूं तो फिर अच्छी खासी ट्रैवलिंग बन जाती है, थोड़ी सी गिल्ट फ्री ड्राइविंग हो जाती है। डेफिनेटली। अच्छा साहब, ये तो हो गया आपका सिटी ड्राइविंग जो आपने बताया कि उसके अंदर क्या बेनिफिट्स है। आई नो दैट यू ट्रेवल लॉट ऑन हाईवेज एज वेल, आप लाहौर के आपके मल्टीपल चक्कर लगते हैं, उसके लिए आपको ये कैसी महसूस हुई है? खुरम भाई, मेरे ख्याल में कि आपकी सिटी ड्राइविंग में आपको ये बेनिफिट दे रही है। और अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग की बात करें, अगर आपका एक का ट्रिप है तो उसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिस तरह बीच में ऐसे महीने भी आए हैं कि मेरे एक महीने में लाहौर में 9 चक्कर भी लगे हैं। तो अगर वो, बेशक आपकी जो मर्सिडीज है वो बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है,
लेकिन इन गाड़ी में अब जो एडेड चीजें आ गई हैं, मसाजिंग सीट्स हैं, वेंटिलेशन, हीटिंग, सारी चीजें वगैरह, उसके साथ आपकी जर्नी कंफर्टेबल भी है काफी ज्यादा। और उसके बाद आप जब वॉल्यूम इतना ले जाते हैं कि एक महीने में अगर आप 8 या 9 चक्कर लगा रहे हैं लाहौर के, तो वो जो एक एडेड फाइनेंशियल बेनिफिट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग के ऊपर भी जो इसकी रेंज जिस तरह बता रहे हैं, आपको उसका एडेड बेनिफिट तो है, इस पर कोई शक नहीं है। ठीक है, ये दैट मेक सेंस। लेकिन ये हो गई सारी मोटरवे की जर्नी। व्हाट अबाउट, आई नो दैट यू गो अ लॉट टू हुंजा ऑन द वर्क साइट्स, तो उनके लिए क्या आप हुंजा या स्कर्दू के आपके जो ट्रिप्स होते हैं, वुड यू टेक दिस कार? आपके ख्याल में ये बेहतर मेक सेंस करेगी बनस्बत के आपकी जो 100 सीरीज है? आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि जिस तरह आप लाहौर जा रहे हैं ना, आपने बस आपका अगर रात में प्लान बन गया सुबह लाहौर जाना है, तो आपने गाड़ी स्टार्ट किया, हम निकल गए। नॉर्थ के लिए यू हैव टू प्लान, आपको देखने हैं आपने किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है। अब मैं अगर हुंजा की बात करूं तो आपका जब सीजन है, जब बाबूसर खुला हुआ है, आप इसको लेके जा सकते हैं। अब खैर बाबूसर की भी जो सूरत हाल होगी रोड की, यू हैव टू बी केयरफुल, जो वहाँ पे पॉट्स हैं, सारी चीजें। लेकिन ये गाड़ियां प्योर ऑफ रोडिंग के मकसद के लिए मेरा नहीं ख्याल के बनी है। इट इज एन ऑल व्हील ड्राइव, राइट? इट इज एन ऑल व्हील ड्राइव, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील ड्राइव एंड अ 4x4। इट इज नॉट अ 4x4। हम लोग ये एक शायद कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव है, तो इसके अंदर चूंकि ऑफ रोड मोड का जिक्र है, तो आप इसको ऑफ रोडिंग पे ले जाएं। ये वो चीज है कि आप एक रास्ते पे निकले हैं, उस नॉर्मल रास्ते के अंदर कहीं पे कोई ऐसी जगह आ गई है, एक पैच आ गया है जिसके ऊपर कहीं आपकी गाड़ी को मजीद ट्रैक्शन चाहिए, कोई मट्टी या कीचड़ है जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस सकती है, वहां से निकलने के लिए आप ऑल व्हील ड्राइव सपोर्ट कर देगा। और दूसरा इसकी आपकी रोड ग्रिप ओवरऑल आपकी ठीक होगी, बारिश में बेहतर होगी, सारी चीजें। उसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको ऐसे रास्तों पे ले जाएं जहाँ पे कि प्रॉपर 4x4 जाती हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ 4x4। आप वहां पे जाएंगे तो फिर आप वायरल ही होंगे कोई ऐसी हरकत करके, वरना ये गाड़ी उस मकसद के लिए नहीं बनी। और आपको ये चीज सोचनी चाहिए। इसको बिल्कुल आप हुंजा लेके जा सकते हैं, आप इसको खंजराब पास तक आप इसको लेके जा सकते हैं। जब आपका दासू वाला रोड खुला होगा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे महीने में 3-4 चक्कर बाय रोड हुंजा के लगे हुए हैं, और उसमें दासू वाली साइड से भी लगे हैं, बाबूसर से भी लगे हैं। वो गाड़ियां आपकी गाड़ी से जितना कुछ आपकी गाड़ी के होता है ना, वो रोड आपसे निकाल लेती है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वहां पे लेके जाए। पहुंच जाएगी, लेकिन ज्यादती वाली बात। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में ये शायद देखने में भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मुगलों के ऊपर तो मैं तो आल्टो भी ले गया सी, मैं तो मेहरान भी ले गया था। द थिंग इज कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ तक ले गए थे, ये भी जरूरी है कि आपका क्या कुछ स्टेक पे है। बिल्कुल। अगर मैं मेहरान लेके जा रहा हूँ तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अगर मेरा पूरी सस्पेंशन भी उड़ जाती है और मेरा नीचे से चैम्बर भी लीक कर जाता है, तो थोड़ी सी खुआरी और शायद विद इन 50,000 रुपीज मैं दोबारा से अपनी उस स्टेज के ऊपर आ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसी। इसके ऊपर अगर आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो यू हैव अ लॉट एट स्टेक। सर बात ये ना कि वो हम लोग ना सुनी हुई बातों के ऊपर चल रहे होते हैं, डर के आगे जीत है, लेकिन साथ एक फकी भी है। तो वो आपको फकी अगर पड़ गई तो फिर वो आपकी जीत जो है ना, वो उसका मजा खत्म हो जाएगा। आप लेके जाएं। आपने अगर गाड़ी ये इस मकसद के लिए लेनी है कि जी मुझे इसमें नॉर्थ के और इस तरह के ऑफ रोडिंग की ट्रिप करने, तो अभी गाड़ी ना लें। ठीक है, ये गाड़ी इस मकसद के लिए बनी है। आपको फ्री ईवी रेंज मिल रही है, आप उसका फायदा उठाएं। आप जो इसकी लॉन्ग पे माइलेज है उसका फायदा उठाएं। आपको जो कंफर्ट मिल रहा है उसका फायदा उठाएं। आपने अगर इसमें से वो भी निकालना है कि मुझे इसको तावबट के रास्ते पे भी लेके जाना है या मैंने इसको किसी और जगह भी लेके जाना है, तो वहां पे फिर ये गाड़ियां मेरा नहीं ख्याल के ये कोई ऐसी जिद नहीं है। इट्स नॉट दैट काइंड। सर वो वाली बात तो फिर आपके लिए उस गाड़ी के लिए भी कहा जाता है ना कि मेरे ख्याल में रेंज रोवर लैंड रोवर के लिए कहा जाता है कि इट कैन टेक यू टू प्लेसेस, और लैंड क्रूजर के लिए कहा जाता है कि वो आपको वापस भी लेके आती है। सिर्फ जाना मकसद नहीं है, आपने वापस भी आना है। वापस भी पहुंचा आपको देगी, लेकिन वापस अगर आपने रिकवरी पे आना है तो क्या फायदा। एग्जैक्टली। तो इट बेटर कि जो गाड़ी जिसके लिए बनी है आप उससे वही काम लिया जाए। अच्छा, कमिंग टू योर परचेज डिसीजन, आपके इस जब आपने ये खरीदी, ठीक है आपको ये पसंद आई थी शक्ल से, लेकिन इन स्पेक्स के साथ आपके पास सोरेंटो भी थी आपके पास अवेलेबल। पैलिसेड इज अ ब्यूटीफुल कार एज वेल। आई मीन लुक्स आर सब्जेक्टिव, आपको नहीं पसंद, लेकिन ये है कि पैलिसेड थी, सोरेंटो थी इन 7 सीट्स कन्फिगरेशन, तो उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? अगेन पर्सनल चॉइस की बात आई थी। सोरेंटो जिससे पिछली ली है वो मैंने
मैंने तो नहीं रखी, लेकिन मैंने उसको काफी एक्सपीरियंस किया गाड़ी को। और अभी वाली जो Sorento है लुक्स वेरी गुड, लेकिन एक तो खैर प्राइस उसकी इससे ज्यादा है, इस प्राइस ब्रैकेट को नहीं आती है। अगेन आप अपना जब बजट स्ट्रेच कर रहे होते हो तो आप ऑलरेडी उस बजट में आते हो, फिर आप सोचते हो यार मजीद बीच में इतना डाल दूंगा तो अगली गाड़ी आ जाएगी, वो फिर इज नेवर एंडिंग। तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक थ्रेशोल्ड आपको रखना होता है, यार इससे ऊपर नहीं जाना, तो वो वाली गाड़ी फिर से ऊपर चली जाती है। Sorento इज अ नाइस कार, उसमें इतने बेल्स एंड विसल्स नहीं है जो आपको चाइना दे रहे, आपको कोरियंस वो नहीं चीज दे रहे, तो वो एक एडेड बेनिफिट बीच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। पैलिसेड एक अलग कैटेगरी में चली जाती है, मुझे वो पसंद नहीं है गाड़ी दिखने में, हालांकि लोगों को बड़ी वो लगती है पसंद, लेकिन एक होता है ना कि आप गाड़ी की कॉपी करें और उसके एलिमेंट्स ले लें। अब इसके अंदर आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उस गाड़ी की डिटो कॉपी हो, कुछ चीज पे थोड़ी सी जरा हो जाती है। फिर टैंक एक आ जाती है, टैंक प्रॉपर एक एसयूवी में चली जाती है, एंड तो मुझे एक एसयूवी चाहिए भी नहीं थी, तो इसलिए जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये बड़ी अच्छी फिट हो रही थी। ई सेगमेंट की पहली गाड़ी थी, लग्जरी एसयूवी है, और जो इसके अंदर फीचर्स हैं, जो इसके ऑप्शंस हैं, जो बैटरी साइज है इसका, जो आपको ये रेंज दे रही है, कंबाइंड भी और प्योर ईवी भी, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी कि किताबों के ऊपर है, मैंने टेस्ट भी किए, इसकी ईवी रेंज भी मैंने टेस्ट किए। मेरे ख्याल में मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होती थी गाड़ी। ठीक है, जितनी है ना उसकी वे। दूसरा बाकी गाड़ियां मैंने देखी, जेको भी देखी मैंने SO5 भी देखी, मैंने बाकी जो गाड़ियां आई हुई है वो भी देखी। हर गाड़ी में कुछ ना कुछ समझे के वो पॉइंट्स थे जो कि मुझे टर्न ऑफ थे उस गाड़ी को लेने के लिए। जेको की अगर बात कर लें, J5 पे बैठ के मुझे कदर हुई कि सिविक की फिनिशिंग कितनी अच्छी थी। हम लोग सिविक के पैनल गैप्स की बात करते थे जब ये नहीं आई थी, मेरे पास अभी भी सिविक टर्बो है और उसमें कितने इश्यूज आए थे, लेकिन J5 को देख के मुझे लगा कि नहीं यार वो बड़ी अच्छी बनी हुई है। फिर SO5 बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन उस पर बैठ के मुझे ये फील नहीं हो कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में, मुझे लग रहा था कि बस ये मुझे नहीं लगी फिर रही होगी। उसमें एक मीटर की कोई स्क्रीन नहीं थी, बाकी चीजें काफी उस तरह की इसके अंदर, मतलब दैट वाज टू मच सॉफ्टवेयर, तो वो चीजें मुझे उसमें नहीं समझ लगी। तो उस लिहाज से इसमें जो मेरी अगर रिक्वायरमेंट की लिस्ट देख लें तो ये ज्यादातर चेक बॉक्सेस को पूरा कर रही थी, वो चीज इसके अंदर भी नहीं है, हम आगे बात करेंगे जो कि। अच्छा, ये आपने बात की कि आप जो गाड़ियां कंसिडर कर रहे थे लेने से पहले, दीज आर ऑल चाइनीज। अब अगर हम देखें कि somebody who has always kept German and Japanese cars, और मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जर्मन और जापानीज कार्स ही रखी हैं थ्रू आउट देयर ओनरशिप एक्सपीरियंस, ये एक बड़ा कदम है एक चाइनीज ब्रांड को ट्रस्ट करना या एक चाइनीज प्रोडक्ट को ट्रस्ट करना, और ये सबके लिए एक बड़ा कदम है ना कि आप एक चाइनीज ब्रांड, जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इकोनॉमिकल सब स्टैंडर्ड चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है उसे, तो आपके लिए ये स्टेप लेना कितना बड़ा था कि एक मैं जापानीज से चाइनीज की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बेल्स एंड व्हिसल्स इन इट, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको एडेड क्रीचर कंफर्ट्स मिल रहे हैं जो कि आपको उस प्राइस की जापानीज गाड़ी में शायद सोच भी नहीं सकते, इवन कोरियंस के अंदर आप नहीं सोच सकते। तो ये कितनी बड़ा स्टेप था, हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ? इसमें काफी टाइम लगा मुझे अपने आप को कन्विंस करने में, और उसमें आप जैसे दोस्तों का बड़ा हाथ था मुझे इस डिसीजन पे लाने के लिए। मेरे ख्याल में फिलॉसफी टोटल डिफरेंट है। आप खैर मैं अगर थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से चाइनीज एक्सपीरियंस हमारा शुरू हुआ, शायद प्रॉपर एक्सपीरियंस हुआ DFS के ग्लोरी से, DFS के ग्लोरी थी जो, वो पहला एक्सपीरियंस था, और वो गाड़ी टू बी ऑनेस्ट समझ में आने वाली गाड़ी नहीं थी। शुरू में बड़ी खूबसूरत लगी थी, लेकिन दैट इज स्टिल नॉट अ रिलायबल कार। अब आपका जब तजर्बा, पहली चाइनीज आपके पास बड़ी चीज वो आई और आप उसने पहले इंप्रेशन डाला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, तो चाइनीज गाड़ियों के इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ गया जी DFS के ग्लोरी के, जी चाइनीज गाड़ी इस तरह की होती है। फिर लोग थोड़ा सा हो गए कि यार नहीं, चाइनीज गाड़ी की तरफ नहीं जाना, रिलायबल है, ये मसला है, वो मसला है। अगर पाकिस्तान की शुरुआत चाइनीज मार्केट की किसी अच्छी गाड़ी से, हैवल्स से, BYD से हुई होती, तो ये डिसीजन शायद हम बहुत पहले ले चुके होते। हम लोगों ने बड़ा वेट किया, देखा और गाड़ियां आई, फिर चाइना ने जिस तरह से डोमिनेट किया है ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में, चाइना को ये बात शायद समझ लगी कि मैं आइस इंजन से, पेट्रोल इंजन और बाकी रेगुलर जो कंबशन इंजन है उसमें शायद कम्पीट ना कर सकूं, और उन्होंने अपना फोकस किया ईवीज की तरफ और इस तरह की गाड़ियों की तरफ, और वहां पे उन्होंने डोमिनेट किया और मार्केट उन्होंने पूरी अगर ले ली है तो वो आपको काफी समझे कि कॉन्फिडेंस देते हैं क्या ठीक है।
आप इस सेगमेंट में चाइनीज ईवीज के अंदर इट इज अ सेफ बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, इट इज अ वेरी सेफ बेट। अब ये डिसीजन करना शायद आसान है, और मैं ये कहूंगा कि अब हम लोग शायद जो चाइनीज गाड़ियों की तरफ नहीं आ रहे वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आपको अब आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर इसी फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। दे लव द थिंग्स दैट द चाइनीज आर ऑफरिंग, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं डर है। कार्स हैव बीन, ऑटोमोबाइल्स हैव बीन एन एसेट इन पाकिस्तान। आप जो भी चीज देते हैं, आप एक किस्म के आप अपने पैसे बांध रहे हैं। लेकिन अब वो भी चीज चेंज हो रही है सर। अब चेंज हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उस फेंस के ऊपर हैं इस टाइम पे भी, जो कि स्टिल अ टोयोटा करोला इज अ मच सेफर बेट। देखिए खुरम भाई, मैंने आपको एक बात जो कही ना कि फिलॉसफी चेंज है, मैं उस माइंडसेट के साथ चाइनीज गाड़ी नहीं रख सकता जिस माइंडसेट के साथ मैंने मर्सिडीज ली या जिस माइंडसेट के साथ मैंने लैंड क्रूजर रखी हुई। इसकी पूरी फिलॉसफी चाहिए। अगर आप उस फिलॉसफी पे चलते हैं तो मेरे ख्याल में आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे, या आप कभी मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, या आप ये नहीं कहेंगे कि यार गलत डिसीजन था। वो ये है कि मैं 28 साल पुरानी लैंड क्रूजर चला सकता हूँ, वो आगे ठीक चलती है, और मैं 28 साल पुरानी चाइनीज गाड़ी शायद ना चला सकता हूँ। चाइनीज गाड़ी जिस तरह से आप फोन चेंज करते हैं, आपको गाड़ी के साथ भी वो फिलॉसफी रखनी पड़ेगी। आपने गाड़ी ली, आपने उसको 2 साल 3 साल से पीक के ऊपर आपने चलाया, देन आपने उसको अफोर्ड कर दिया आगे। आज की तारीख में somebody else's problem। हाँ, आपने उस गाड़ी को, हो सकता है प्रॉब्लम ना हो सकता है कि 3 साल बाद 4 साल बाद 8 साल की वारंटी दे रहे हैं, वो तो सोच समझ के दे रहे होंगे, हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप अगर आज ये गाड़ी ले रहे हैं, बहुत से लोगों की गाड़ी अच्छी लगती होगी, लेकिन शायद आज उनकी पॉकेट इजाजत ना दे रही हो, वो उनकी पॉकेट 3 साल बाद इजाजत दे कि हम ये टीगो 9 जो है वो 3 साल बाद जिस प्राइस का आएगी हम तब वो खरीद सकते हैं। तो ठीक है, आपकी मार्केट, यूज गाड़ियों की मार्केट भी है ना इस मुल्क के अंदर। आपने गाड़ी ली, 3 साल में आपकी, जिस तरह से हमारा इन्फ्लो है यहाँ पे, हर महीने 6-7-8 गाड़ियां लॉन्च हो जाती हैं, 3 साल में पता नहीं क्या क्या आ गया होगा। आप इस गाड़ी को जब ये बेहतर कंडीशन में, आप इसको आगे किसी बंदे को दें जो यूज गाड़ी लेना चाह रहा है, जो कि पॉकेट इसकी ज्यादा दे रही हो, गाड़ी ले ले, आप अपग्रेड कर लें, थोड़े पैसे और डालेंगे और एक नई चीज आपको मिल जाएगी जिसमें कि हो सकता है कि इससे ज्यादा बेल्स एंड व्हिसल्स हो, इससे ज्यादा रेंज हो, इससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिकलिटी होगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो है ये अगर आप इस गाड़ी को उस तरह से ले रहे हैं कि मेरे पास जो सिविक एक्स है जो 2017 मॉडल है, वो अभी भी सही चल रही है, वो वाली चीज शायद मैंने गाड़ी के साथ ना कर सकूं। मतलब वो सिविक चल रही है तो आज भी उसको 9 साल तो हो गए हैं, और हालांकि वो टर्बो वेरिएंट था, उस पर बड़े मसले मसाइल आए थे, लेकिन इवेंचुअली वो सेटल हो गए, मसले खत्म हो गए। अब गाड़ी चल रही है अभी भी। वो शायद वक्त बताएगा कि ये गाड़ियां उस वक्त तक चलेंगी नहीं चलेंगी। अभी गाड़ियां चल रही हैं, चाइनीज गाड़ियां 4-5 साल पुरानी गाड़ियां मार्केट में हैं, लेकिन वो ज्यादातर ईवीज नहीं है, वो ज्यादातर PHEVs नहीं है, वो ज्यादातर इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियां ही हैं। तो वो मार्केट में अभी भी चल रही हैं। इनका फ्यूचर आपको आगे कुछ अर्से में नजर आना शुरू हो जाएगा, पता लग जाएगा। अभी मतलब वी कैन नॉट से कि ये फेल भी होंगी, ये पास फेल नहीं हो सकती। अगर ये गाड़ियां फेल होती हैं तो वो हमारे माइंडसेट की वजह से होंगी, हम लोग की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है शायद उस वजह से हो, और हम लोग एक गलत एक्सपेक्टेशन जो लगा लेते हैं हर चीज के साथ, वो शायद उस वजह से फेल हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब कमिंग टू योर पर्टिकुलर कार, आपने 1 महीना इसे चला लिया, आपने 1500 किलोमीटर ड्राइव किया। What are the 3 best things that you like about this car? सर गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है फ्रॉम भाई, गाड़ी की ड्राइव वाकई। When you say अच्छी, क्या अच्छा है उसका? इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव। आपको जो पावर है, जो इसकी सस्पेंशन है, जो इसका कैबिन जिस तरह से खामोश है, फिर जो इसका कंफर्ट सीट्स का है, जो आपको एक्स्ट्रा एडेड चीजें उस कंफर्ट में आपको ये प्रोवाइड कर रही है, उस लिहाज से मेरे ख्याल में गाड़ी के पूरे नंबर हैं। कहीं पे भी आपको कोई इसमें कंफर्ट के लिहाज से, ड्राइव के लिहाज से, सस्पेंशन के लिहाज से आपको कोई कमी नहीं महसूस होती इस गाड़ी में। When you compare it with the other cars that you have, I won't compare it with the other cars because वो नाजायज बात होगी। मर्सिडीज में आज हम जो चीजें देखते हैं वो उसमें 8-9 साल पहले थी। They're always ahead of time, वो तो होते ही। आज की मर्सिडीज से मैं कंपेयर करूं तो एक अलग बात है। मैं 9 साल पुरानी मर्सिडीज से या 26 साल पुरानी लैंड क्रूजर से 2026 की चाइना की गाड़ी नहीं कंपेयर कर सकता ना। 2026 में ये है, मेरी जो 98 मॉडल की है लैंड क्रूजर,
अगर मैं देखूं कि उसके अंदर जो फीचर्स है वो 98 में उन्होंने दिए थे तो वो उस टाइम पे आ गई थी, तो इसलिए उनका कंपैरिजन बनता नहीं है। उन्होंने अपना वक्त गुजारा है और उन्होंने बड़ा अपना वक्त जो है वो डंके की चोट पे गुजारा है, और उन्होंने बताया कि हम लोग किसी वजह से हमारा नाम है, हम रिलायबिलिटी के अंदर हमने अगर अपना नाम बनवाया तो है, चाइनीज गाड़ियों में ये चीज प्रूव करनी है। इसलिए मैं उनका कंपैरिजन नहीं करूंगा। हाँ ये है कि ज़ाहिर है एक नई गाड़ी है, नई फीलिंग है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है, पावर बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं जब मर्सिडीज चलाता हूँ मुझे हैवी लगती है, लैंड क्रूजर चलाता हूँ तो मुझे और ज्यादा हैवी लगती है। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेजर एक बड़ी डीजल गाड़ी चलाने में है, क्योंकि हम हमारे जैसे बंदे तो उसकी जो आवाज है वो भी चाहिए होती है, बहुत खामोश है, लेकिन एक टाइम पे बंदा बोर भी हो जाता है। तो मुझे हफ्ते में एक बार वो डोज चाहिए होती है कि मैं जब तक डीजल इंजन की आवाज ना सुनूं तो फिर वो मजा नहीं आता। इसलिए इनका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं बनता। बट अगेन जो ये चीज आपको जिन पैसे में प्रोवाइड कर रही है, मेरे ख्याल में दैट इज वर्थ इट। ये वैल्यू आपके ख्याल में इतनी है कि ये किसी स्टेज के ऊपर मे बी 6 months डाउन द लाइन यू वुड फील कि अब मेरी मर्सिडीज रिडंडेंट हो गई है, मैं रिप्लेस कर दूं उसे? नहीं, मर्सिडीज की रिप्लेसमेंट मर्सिडीज ही होगी, लैंड क्रूजर की रिप्लेसमेंट लैंड क्रूजर ही होगी, चाइनीज की रिप्लेसमेंट चाइनीज हो सकती है। और ये नहीं हो सकता कि मैं अब ये गाड़ी आ गई तो मर्सिडीज उसको रिप्लेस कर देगी। वो हर किसी की गाड़ी की अपनी यूटिलिटी है। ठीक है, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि डिसीजन लेने में टाइम मुझे लगा। अभी भी 100% वो डिसीजन उसने करनी है कि मुझे सबने कहा था कि लैंड क्रूजर देख के टैंक ले लें। अगेन वो फॉर्च्यूनर दे के शायद आप ले सकते हैं, दैट इज अ गुड अपग्रेड। क्रूजर के साथ अभी भी बेशक से बेल्स एंड व्हिस्टल नहीं, लेकिन उसकी यूटिलिटी डिफरेंट। और मेरे जैसा बंदा जो कि लैंड क्रूजर को एज अ लैंड क्रूजर चलाता है, उसके लिए फिर वो यूटिलिटी फर्क हो जाती है। दैट इज ट्रू। अच्छा, आपने अच्छी चीजें तो बता दी इसके बारे में। ऑब्वियसली नो कार इज परफेक्ट। आपको इसके साथ क्या क्या शिकायत हैं? खुरम भाई, शिकायत मुझे नहीं है ऐसा कोई बड़ी। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट या शायद इंटरनेशनल में कहीं भी अगर आप देखें तो जो अर्ली बायर्स होते हैं ना, वो लैब रैट्स हैं। गाड़ी जब आती है, लॉन्च होती है, उसमें कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसला मसाइल होते हैं। तो या तो हम इस चीज का मजा लें कि जी जो शुरू की कुछ गाड़ियां हैं उसमें हमारी गाड़ी भी सड़क पे हो, तो आपको थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। गाड़ी वारंटी में होती है, आप जाके उसको सही करा लेते हैं। और अगर आपको गाड़ी चाहिए यार कि मुझे बिल्कुल ट्रबल फ्री गाड़ी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपको भी 6 महीने साल बाद गाड़ी लेनी चाहिए। तब तक जो इश्यूज होते हैं वो हाईलाइट हो चुके होते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ चुके होते हैं, जो मसले मसाइल ठीक हो चुके होते हैं। अब चेरी के साथ भी कुछ इश्यूज रहे हैं। इनका जो ये लाइनअप है, कुछ डिलीवरी में इश्यूज थे इनके। मेरे ख्याल में इनको अपना ट्रांसपोर्टर बदल लेना चाहिए, क्योंकि काफी गाड़ी जो है वो उनमें कुछ स्क्रैचेस के मसले मसाइल और कुछ डैमेजेस थे, जो कि ज़ाहिर है कराची से गाड़ी निकल के इस्लामाबाद आ रही है तो वो वाले मसले मसाइल हैं। लेकिन खैर उन्होंने रेक्टिफाई किया। ये नहीं मैं कहूंगा कि कोई इशू अनरिजॉल्व रहा। ऐसे भी मैंने देखे केसेस के जिसमें गाड़ी का कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हो सकता था और उस पर कोई स्क्रैच डीप आ गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रैच उन्होंने गाड़ी रिप्लेस की है। ठीक है यार, एक बंदे ने नई गाड़ी ली है, वी आर पेइंग फॉर इट। हम लोग ये माइंडसेट क्यों रखें कि हम एक पैसे पूरे दे रहे हैं नई गाड़ी, तो हमें नई गाड़ी ही मिलनी चाहिए, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हमने पैसे दिए हैं, हमने उसके बाद 2 महीने इंतजार किया है, 2 महीने बाद हमें गाड़ी मिलेगी, उस पर स्क्रैच होगा, तो क्यों? वाई? आप हमसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लें, उसको पूरे कवर चढ़ा के ले आओ, यहाँ तक पहुंचने में, ताकि मसला ना हो। तो इसलिए उन्होंने उस चीज को एक्नॉलेज किया, उन्होंने गाड़ी रिप्लेस की, सब कुछ किया। फिर छोटे मोटे और मसले मसाइल, मेरे ख्याल में डाउन द लाइन इसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी आएंगे। कुछ चीजें लोग मांग रहे हैं इसके अंदर, जिस तरह माइलेज जिसकी लास्ट 50 किलोमीटर की आ रही होती है एवरेज, वो ट्रिप ए ट्रिप बी वाला होना चाहिए, हर गाड़ी में होता है, वो कुछ लोग मांग रहे हैं। फिर इसके अंदर मेरे ख्याल में जो कमी है गाड़ी के अंदर, सबसे मेजर चीज है कि इसमें स्पेयर व्हील होना चाहिए। क्योंकि आप ये गाड़ी अगर छोटी गाड़ी है ना, जो आपको पता है कि आपने शहर के अंदर चलानी है, आप उसमें स्पेयर व्हील नहीं दे रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कि ठीक है, नहीं है आप शहर के अंदर चला रहे हो कि पंक्चर हो जाएगी, आपको इजीली कोई बंदा मिल जाएगा जो टायर भी चेंज उतार देगा, पंक्चर लगा देगा, वापस कर देगा। लेकिन आप जब 1400 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसको 1400 किलोमीटर नहीं तो 1000 किलोमीटर तो आपने एक स्ट्रेच में लेके जाना है। आपने मोटरवे पे जाना है, पंजाब साइड पे जाना है, सिंध साइड पे जाना है, नॉर्थ पे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका टायर फ्लैट हो सकता है। आई थिंक टायर फ्लैटनिंग इज नॉट अ वेरी बिग इशू। मेरे ख्याल में पंचर होना जो है वो छोटा प्रॉब्लम है, वो रेक्टिफाइबल है। टायर फटने का जो इशू है वो उसके अंदर यूर स्टैंडर्ड फॉर गुड अगर आपके पास टायर नहीं है। क्योंकि पंचर रिपेयर किट्स को मैंने यूज की हुई है, दे वेरी कन्वीनियंट, आपको पहुंचा देती है जहां तक आपने पहुंचना होता है। लेकिन अगर टायर फ्लैट हो जाता है, और स्पेशली जिस तरह आप कह रहे हो 1400 किलोमीटर,
तक इसने आपने जाना है इसे लेके, तो बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें भी पंक्चर रिपेयर किट है इसके अंदर, लेकिन अगेन उसकी लिमिटेशन आ जाती है ना। तो कंपनी को मेरे ख्याल में स्पेयर व्हील की ऑप्शन एक दे देनी चाहिए। इसमें जगह है स्पेयर व्हील की? जगह नहीं, आप खाली टायर दे देना, उसके ऊपर कवर चढ़ा दें। हमने लॉन्ग पे जाना है, हम डिग्गी में रखें, अच्छी खासी डिग्गी ना आपको जगह आप रखें। अच्छा कोई अगर इसकी 7 सीट यूटिलाइज कर रहा है तो वो लॉन्ग पे जाकर डेफिनेटली उसने रूफ रैक लगाना होगा, उससे अपना सामान भी तो रखना है ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन हो ना कि ठीक है यार एक व्हील है, स्पेयर उन्होंने दे दिया, बेशक आप इस प्रोफाइल का ना दें, आप 20 इंच का लॉयर एम वाले जो उन्होंने कूपर के टायर दिए वो ना दें, आप पतला दे दें एज अ स्पेयर व्हील। इमरजेंसी में हम उसके ऊपर कवर चढ़ा के पड़ाओ, हमने जब कहीं जाना है हम गाड़ी में रखें और हम ले जाएं। हमने बाहर से भी तो खरीदना है ना, जिसने भी लेना है बाहर से लेना है, कंपनी खुद दे दे तो चलो कंपनी का हो जाएगा कि उन्होंने उनकी थॉटफुलनेस आ जाएगी यार, हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने एक एतराज किया और हमने उनको चीज दे दी, तो उनके एक मेरे ख्याल में शायद मार्केटिंग बजट से कम खर्चा हो जाए सबको व्हील देने के लिए वाले हाथ से। अच्छा, आप बता रहे थे कि टीगो 8 में देयर इज अ जीरो ग्रेविटी सीट और इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, ये एक चीज है जो कि मेरे ख्याल में उसमें थी, उसमें भी दे देते हैं, बाकी सब कुछ दे दिए, एक जीरो ग्रेविटी नहीं दिया। और खैर इतना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगेन जब सब बेल्स एंड विसल्स वो चेक बॉक्सेस पूरे हो रहे हैं तो एक जीरो ग्रेविटी भी हो जाती। कुछ फीचर्स इसमें जो मैं कह रहा था सोच रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें एक जो आपका ऑटोमेटिक वेलकमिंग फीचर है कि आप गाड़ी के पास अगर चाबी लेके भी आ जाएंगे तो लाइट जल जाएंगी, डोर हैंडल्स पॉप हो जाएंगे, मिरर्स खुल जाएंगे, वो गाड़ी में अनलॉक हो जाती है। वो आपका एक ऑप्शन है कि आप अंदर सेटिंग में जाके इतना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें यार कि गाड़ी अनलॉक ना हुआ करे, और ना वो भी एक सिक्योरिटी हमारे जैसे उसमें भी वो मैं ग्रुप के अंदर काफी लोग उसके ऊपर कहे थे कि यार ये एक सिक्योरिटी इशू है कि ठीक है गाड़ी भी चोरी नहीं करेगा, लेकिन हम अगर गाड़ी पार्क करके सामने दुकान तक जाएंगे तो गाड़ी खुल जाएगी, फिर अंदर से सामान निकाल के लेके जा सकते हैं। ठीक है यार आप सेटिंग में जाके लॉक खत्म कर दें, लेकिन आप जब पास आएंगे तो गाड़ी की लाइट जल जाएगी और डोर हैंडल्स पॉप हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो शिश्का तो ठीक है, लेकिन कोई तरह प्रैक्टिकल उसका यूज नहीं है। ठीक है, वो ना भी होता तो उसकी जगह आप जीरो ग्रेविटी दे देते या स्टेपनी दे देते तो ज्यादा बेहतर होना था। ठीक है, आई थिंक वैलिड कंसर्न है आपका। अभी तक डीलरशिप के साथ या कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, मेरा डीलरशिप के साथ एक्सपीरियंस रहा है। एक इसमें आवाज एक आ रही थी, वो मैं इनके पास लेके गया था चेक कराने के लिए, उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। कुछ वायरिंग हार्डनेस लूज थी शायद, वो कोई लगती थी तो मुझे लगा सस्पेंशन की आवाज है, वो किसी और चीज की थी। 1 डे मतलब 1-1.5 घंटे में उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्पेक्शन है उसके लिए मैं डीलरशिप पे गया, वो उन्होंने सारा उसका चेक वगैरह किया। बाकी बुकिंग पीरियड के दौरान और बाकी आगे पीछे उनसे इंटरेक्शन रहा है, काफी रहा है, मतलब आना जाना लगा रहा है। मेंटेनेंस में अभी तक वो मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि मेरे ख्याल में कि ओवरकिल है। 5,000 kilometers or 3 months, whichever comes first, does not make any sense. 5,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी के चलाए हैं, तो वो 5,000 किलोमीटर मैंने इंजन पे नहीं चलाए, तो मैं उसका ऑयल क्यों चेंज करा रहा हूँ 5,000 पे? उससे हो सकता है कि उस 5,000 में से इंजन जो है वो शायद 1,000-1,500 चला हो, तो मैं पूरा जाके ऑयल चेंज करा दूंगा 1,500 पे उस इंजन का। मेरे ख्याल में आपके ये जो आप नहीं करोगे तो इट वॉइड्स द वारंटी ऑफ कोर्स। तो आपको ये चीज जो है ना, ये मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा कंपनीज को भी इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि आप इनकरेज तो सबको कर रहे हैं कि हम गाड़ी को, और करना भी चाहिए लोगों को, आपकी वारंटी है, सही चीजें आपको कंपनी के पास मेंटेनेंस के लिए इसको लेके जाना चाहिए, नई गाड़ियां सारी। लेकिन इतना ओवरकिल करना कि 5,000 पे आपने या 3 महीने में आपने ऑयल चेंज करना है जाके, और वो ऑयल हो सकता है कि 1,000 किलोमीटर चला हो, तो आप ड्यूरेशन 3 से 6 कर दें। क्योंकि अब मेरी गाड़ी अगर कम चलती है या किसी और की गाड़ी कम कोई चला रहा है, किसी की यूटिलिटी इतनी रोज की ड्राइविंग नहीं है, लेकिन उसने गाड़ी फिर भी ले ली है, अब वो गाड़ी उसकी नहीं इतनी ज्यादा चल रही है, तो 3 महीने के अंदर तो गाड़ी अगर कुछ नहीं चलती है तो आपको तो ऑयल चेंज करना पड़ जाना है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो कि मेरे ख्याल में इसकी 170 किलोमीटर की जो ईवी रेंज है उसको 100% यूटिलाइज करते होंगे, हो सकता है। मतलब मैं कहीं सुन रहा था, कोई somebody was telling me about his EV PHEV कि उसे 6 महीने हो गए हैं, या किसी वीडियो में मैं देख रहा था कि उसे 6 महीने हो गए उसने पेट्रोल नहीं डलवाया। ऐसी है,
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आइस इंजन जो है वो नहीं यूज हो रहा, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो उसके लिए समझ आती है। आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट। बाकी इसकी जो रेंज है ना 170, अगेन रियलिस्टिकली इट कैन नॉट बी 170, क्योंकि हमारी आइडलिंग काफी होती है। अब हम कहीं पे गए हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, शायद 15-20 मिनट गाड़ी स्टार्ट, एसी लगा हुआ है, वो भी इसमें काउंट होता है, ज़्यादा बैटरी से आपका चल रहा है। इट डिपेंड्स। कुछ लोग ये कहते हैं जी 170 गलत कह रहे हैं, ये 125 चलेगी, 130 चलेगी। यार ये डिपेंड करता है कि आप चला कैसे, आपकी यूजेज क्या है ना। मुझे ये गाड़ी कम भी दी है इसने, क्योंकि मैंने आइडलिंग की, गाड़ी में बैठा रहा, एसी लगा के गाड़ी भगाता भी रहा, मुझे 170 नहीं मिला। 2 दिन पहले 47% बैटरी यूज करके 99 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कितनी चलती है। तो अगर 99 किलोमीटर मैंने 47% में चलाई और मैं उसी को कंटिन्यू करता पैटर्न को, ड्राइविंग पैटर्न को, तो वो 200 किलोमीटर दे रही थी मुझे। तो आप आपसे ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात नहीं कि अगर कोई कह रहा है यार ये 170 नहीं कर रही है, 120 कर रही है, तो यार ये 200 भी कर रही है। इट डिपेंड्स कि आपको चलानी कैसे है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी यूटिलिटी क्या है। अच्छा साहब, हम PHEVs की बात कर रहे हैं, आपको इसके साथ चार्जर कौन सा मिला है? 3 किलोवाट। 3 किलोवाट? तो ये कितनी देर लेती है 3 किलोवाट पे? 3 किलोवाट पे आप फिर चार्ज ज्यादा करते हो, चलाते कम हो। मेरे ख्याल में इस साथ 7 किलोवाट का कंपनी की तरफ से आना चाहिए था, वो दे रहे हैं, उसकी कोई उनकी पॉलिसी है। आप इसका एक गाड़ी की थोड़ी सी तारीफ करेंगे, वीडियो लगाएंगे और आपको 7 किलोवाट का चार्ज वो दे देंगे, जो कि मेरे ख्याल में ये मास्टर जो मोटर्स हैं, इनकी जो डिपाल के साथ भी उन्होंने किया था, इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेट चल रहा है। लेकिन इन गाड़ियों के साथ मेरे ख्याल में 7 किलोवाट का चार्ज कम से कम होना चाहिए। 3 किलोवाट की तुक्की नहीं बनती। तो लेकिन आपने फिर क्या किया? डिड यू गेट अ 7 किलोवाट? आई गॉट अ 7 किलोवाट खुद से, क्योंकि हम वो लोग, उन लोगों में से ना जो सब बच्चे के पैदा होने से पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है ना, तो गाड़ी के आने से पहले आप शॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो उसके की कवर्स और चार्जर और ये चीजें पहले से थी, ताकि जब बच्चा दुनिया में आए तो उसके लिए नंगा ना पैर। हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो होगी चार्जर्स की बात, इंफ्रा इसके अलावा भी तो आपको लगाना पड़ता है ना? अच्छा सर, ये बड़ा एक डिटेल मेरे ख्याल में बात करने वाली चीज है। चार्जिंग गाड़ी की जो है ना, सिंपल मोबाइल नहीं है कि आपने लिया और घर में आके सॉकेट में चार्जर लगाया और आपने चार्ज करना शुरू कर दिया। आपकी यहाँ पे भी लिमिटेशंस आ जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल में लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपका घर पुराना बना हुआ है और उसकी वायरिंग कमजोर है और अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो ये बात आप समझ लें कि अर्थ तो होना है। अब वो घर का अर्थ होता है या कुछ और अर्थ होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपकी जो है वायरिंग, इसमें आपको थोड़ी सी शायद चेंज करनी पड़ जाए। फिर आपको थोड़ा सा लोड भी देखना है कि आप कितना डाल रहे हैं अपने, क्योंकि हर मीटर की भी कैपेसिटी है, आपके जो ब्रेकर्स लगे हैं उनकी भी कैपेसिटी है। 7 किलोवाट का चार्जर आपका 32 एम्पेयर पे चार्ज कर रहा होता है नॉर्मली। कुछ आपके चार्जर्स हैं जिसमें आपके जो करंट की जो एम्पेयर है आप कम भी कर सकते हैं, आप उसको 25 पे ले जाए, 26, 27, 28, वो ज़्यादा लोड से कम हो जाएगा। 32 एम्पेयर का मतलब है कि आपके 5-6 नॉन इन्वर्टर एसी। तो अगर आपका एक एडेड लोड आप अपने मीटर के ऊपर या आप अपने डीबी के ऊपर डाल रहे हैं, तो ज़रा एक बड़ा सिग्निफिकेंट थोड़ा नहीं है। तो आपका फिर जो पूरा इंफ्रा है घर का, वायरिंग का, वो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप उसमें करने क्या है, आप इसकी एक अलग डीबी लगाएंगे 7 किलोवाट के चार्जर के लिए, छोटी सी। उस डीबी में आप इसके लिए एक अलग से ब्रेकर लगा देंगे और उस ब्रेकर को आप डायरेक्ट मीटर से कनेक्शन दे रहे होंगे, आप घर से नॉर्मली नहीं देंगे, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो आपका जो घर का मेन मीटर है और जो ब्रेकर है वो ट्रिप करना शुरू कर देगा। इसकी हम एक डायग्राम भी लगा देंगे। जी अगर आप में से किसी ने वो डायग्राम देखनी हो तो अभी आ रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, आपके बहुत काम आएगी। तो ये इसमें जो कंपोनेंट्स आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इसमें एक आपका ब्रेकर आ गया, MCCB ब्रेकर आ गया, जिसमें से आपकी मेन मीटर से पावर आ रही है। उसके बाद आपकी जो है वो SPD नॉर्मली जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है वो आपकी लगेगी, कि अगर आपकी तारों में कोई सर्ज आती है तो वो उसको आप प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद एक आपका अंडर ओवर वोल्टेज डिवाइस आ गई, वो ये आप उसमें अपनी अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज लॉक कर देंगे, यानी आप एक लोअर थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे, हायर थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे कि इस वोल्टेज से नीचे जब वोल्टेज जाएगी तब भी ये काम करना बंद कर दे, और इस वोल्टेज से ऊपर की वोल्टेज जाएगी तब भी काम करना बंद कर दे। फिर आप उसके अंदर एक डिले टाइमर सेट कर देंगे। नॉर्मली होता है कि आपकी सर्ज या वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है ना, आपकी जब लोड शेडिंग होती है तो जब बिजली वापस आती है तो शुरू के 5-10 सेकंड होते हैं जिसमें कि सर्ज भी आ सकती है और जिसमें कि आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी आ सकती है।
तो वो जो डिले टाइमर है वो आपको ये कर देता है कि आपकी जो चार्जर को पावर देनी है ना, वो 10 सेकंड अगर आपने सेट कर दिया ना, तो जब उसको ऑन करेंगे तो 10 सेकंड के बाद वो पावर देगा। ठीक है। अगर उस दौरान कोई फ्लक्चुएशन है या कोई इस तरह की चीज, तो वो फिर उसके बाद आप एक एडेड बीच में एक एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस भी, एक ब्रेकर आता है, वो लगा सकते हैं कि इन केस को आग लगती है तो वो उसको बुझाने के काम आ जाए। इन सब के साथ आपकी घर की एक अर्थ आपका होना चाहिए। अर्थ एक बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोग समझते हैं कि बड़ा कोई मुश्किल काम है। आपके लिए अर्थ करना कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, और बहुत कोई हैवी ड्यूटी किस्म की आपको उसके लिए ना कोई बोर करने पड़ेंगे, ना आप उसके लिए बहुत कोई हैवी किस्म की वायर आपको चाहिए होगी, जो कि मेरे ख्याल में आजकल चूंकि लोगों को इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये कोटेशन देख रहा था तो वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इन कामों के लिए। अगर आप थोड़ी रिसर्च कर ले खुद से, मार्केट में सामान खुद लिया और एक किसी समझदार इलेक्ट्रिशियन को लगाएं, तो ये आपका काम हो सकता है। आपको कंपनी इसको कहने की जरूरत नहीं है, वो लेकिन ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। आपका चार्जर नहीं चलेगा ना अगर आपकी अर्थ नहीं हुई है घर में प्रॉपर तरीके से, तो आपका चार्जर आप लगाएंगे नहीं चलेगा उसका। फिर आप ये जो 3 किलोवाट वाले हैं उसमें जुगाड़ भी हैं अर्थ करने वाले, वो रिकमेंड नहीं करूंगा। बेहतर है कि आप प्रॉपर करा लें। आप एक अच्छी तार लगाएं जो कि आपको ये पूरा पावर लेके चल रही है, और आप एक अर्थ करा लें अपना घर का जो है, आपका चार्जर फिर आपको मसला नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट भी हुआ था ना जब आपका? हाँ, ये चीज भी बिल्कुल बिल्कुल आप सही है, आपने याद कराया। आपके अगर घर में लोड ज्यादा है, खासतौर पर गर्मी में होते हैं, अब जिस तरह मेरे कुछ गेस्ट आए थे तो मेरे 1 मीटर के ऊपर 5 AC एट अ टाइम चल रहे थे। उस 5 AC के साथ मैंने गाड़ी भी चार्जिंग पे लगा दी, तो मीटर एक बार धुआं निकालना शुरू हो गया था कि यार बस बहुत हो गई। आपको भी देखना पड़ता है। ठीक है। फिर मैंने उसका एम्पियर कम करके उसको चार्ज किया, 32 एम्पियर पे मैंने उसको नहीं किया। तो ये चीज भी आपने देखनी है कि ये लिमिटेशंस आपने, इट इज नॉट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट इज नॉट लाइक अ फोन कि आपने फोन एक लिया और आगे आपने चार्जिंग पे लगा दिया। आपको थोड़ा सा देखभाल के इसको आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको इंफ्रा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगेन कोई बहुत बड़ी कॉस्ट उसकी नहीं है, वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, बेहतरी के लिए कि आप वो कर ले। तो ये ना कि आप गाड़ी चार्ज किए और आपके ब्रेकर उड़ जाए और फिर गाड़ी भी चार्ज और घर वाले भी गर्मी में बैठे हो, तो फिर वहां पे ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग नहीं करते ना। तो ये छोटा सा इवेंट है, लेकिन इसके ऊपर लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे यार तो मुसीबत है, PHEV तो मुसीबत है यार, इसको तो ये रोला होता है, वो रोला होता है, चार्जिंग का रोला। आप पहले से ये 2-4 स्टेप ले लें, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपका खर्चा हो जाएगा। आप ज्यादा पैसे गाड़ी भी लगा रहे हैं, आप 20, 25, 30, 40 हजार रुपये आप इसके ऊपर लगा ले, तो मेरे ख्याल में फिर आप कम से कम ये नहीं कहने की पोजीशन में आएंगे क्या यार ये तो स्यापा है, ये तो रोला है। लेकिन हाँ, आपको प्लग इन हाइब्रिड या ईवीज के लिए थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल इस सेंस में चेंज करना पड़ेगा कि अगर तो आप फैनिकी हैं और आप इस हद तक खपती हैं, आपको पता है यार मैंने गाड़ी किस टाइम पे चार्ज करनी है, फिर मैं अगर सोलर नहीं लगा तो मैंने पीक और ऑफ पीक टाइम्स देखने हैं, फिर मैंने, क्योंकि एक आपकी जिंदगी में नया शुगर ऐड हो जाता है। आपने आना है, गाड़ी को लगाना है और चार्जिंग को लगाना है। फिर आपने, खैर आपके जो चार्जेस है उसके अंदर स्केजुलिंग आप कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक चार्ज कर दे, वो काफी कन्वीनियंट है। जितनी आप डिटेल में जाते जाएंगे तो उतने इसमें आपको चीजें नजर आती जाएंगी। लेकिन ये कि मेरे जैसा बंदा, मैं बीच में 3 दिन मैंने गाड़ी पेट्रोल भी चलाई है, मुझे नहीं टाइम मिल रहा था या मेरा नहीं दिल हो रहा था कि मैं यार गाड़ी को आगे रिवर्स लगाऊंगा, फिर चार्जर निकालूंगा, चार्जिंग का लगाऊंगा, और जो बाकी जो स्टाफ है वो भी अभी हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि यार कोई डरा हुआ है कि बिजली वाली गाड़ी है। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ऊपर ये बोझ है तो फिर आपको थोड़ी सी अपनी रूटीन इसके मुताबिक करनी पड़ेगी अगर आपने इसकी मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। ठीक है। और मेरे ख्याल में फिर एक और लिमिटेशन जो आ जाती है वो उन लोगों के लिए आ जाती है जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर रहते हैं, से 3rd फ्लोर के ऊपर कोई रह रहा है, 2nd फ्लोर के ऊपर कोई रह रहा है, तो देयर कैन बी अ लिमिटेशन फॉर दैट। बिल्कुल लिमिटेशन है। फिर कुछ लोग हैं जो बाहर जाके डीसी चार्जिंग कराते हैं। मैंने इसकी डीसी चार्जिंग 2 बार कराई है, जो कि मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंट डीसी चार्जिंग भी नहीं करनी चाहिए, जहां तक मैंने इसके बारे में सुना समझा है। वो भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होती। तो बेहतर है कि आप ये जो आपके 7 किलोवाट वाले चार्जर्स हैं जो कंपनी के साथ आपको आ रहे हैं उसी से आप करें। फिर अगेन कुछ चार्जर्स बीच में हैं जो कि विदाउट अर्थ रिक्वायरमेंट चल जाते हैं। अगेन आपको भी कह रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल और बाकी चीजें देखनी है कि ट्रैवल चार्जेस अगर आपने साथ रखनी है, वो आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा, स्लो करेगा, लेकिन वो उस केस में रिक्वायर्ड है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आपको बिल्कुल चार्जिंग नहीं मिल रही लेकिन एक चार्जर है जो कि आप कहीं पे जाके प्लग इन कर देते हैं और कुछ ना कुछ उसको ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी। वो चीज है, आप उसका चार्जर ले लें। अब मैंने जो चार्जर लगाया हुआ है वो मैंने फेरी का चार्जर है, और वो इसी तरह का कि आप
उसको ऑन द मूव साथ रखें, तो वो आपका अगर 7 किलोवाट का चार्ज नहीं करेगा तो 2 पे कर देगा, लेकिन कुछ तो चार्ज कर रहा होगा ना, कुछ आपको चार्ज कर देगा। तो कुछ चार्जर जो कि आपके लगे हैं वो आपके घर में ही लगे, आप उसको लेके नहीं जा सकते। तो इससे कि आपके ये अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी रिसर्च कर रहे हैं और आप कितना इस चीज को जान रहे हैं। अगर आप बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ पढ़े ये आप इनको ले लेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप दो चीजें हो सकती हैं, या आपको मजा नहीं आएगा, और दूसरी चीज ये कि आप उनका मैक्सिमम जो उनसे आप एक गाड़ी आपको प्रोवाइड कर सकती है, आप उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों केसेस के अंदर आपका जो ये फैसला है ना इतना पैसा लगाने का, वो जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। साथ फाइनली इमेजिन आप you have to pitch Tigo 9 to someone who is in the market, उसके पास 1.5 करोड़ रुपया है और वो मार्केट में गाड़ी ढूंढ रहा है, आपकी पिच क्या होगी? उसे क्यों लेनी चाहिए Tigo 9? Tigo 9 उसको इसलिए लेनी चाहिए कि Tigo 9 के मुकाबले में कोई गाड़ी नहीं है इस टाइम पे एज वी स्पीक। जो भी बाकी गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। ई सेगमेंट की पहली लग्जरी एसयूवी है ये। इन पैसों में जो आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको बैटरी साइज प्रोवाइड कर रही है, जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो कोई और गाड़ी आपको नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल में कि आपका अगर इतना बजट है गाड़ी लेने का, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लग इन हाइब्रिड एंड अ गुड डेली रनर कार, मेरे ख्याल में Tigo 9 से बेहतर इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। That makes sense. That makes sense. Thank you so much, Saad. थैंक यू भाई। Pleasure having you on this show. It's taken a lot of time. लेकिन फाइनली आप आ गए शो के ऊपर। स्क्रीन के पीछे तो आप बहुत होते हैं, लेकिन स्क्रीन के सामने भी आ गए। एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू साद। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का Tigo 9 का ओनर्स रिव्यू या ओनर्स एक्सपीरियंस। हमने इसमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो कि लुक्स और फीचर सेट से बाहर निकल के एक्चुअल ओनर के रॉ अनकट एक्सपीरियंस को आपके सामने लेके आए। और हमें उम्मीद है कि अगर आप मार्केट में Tigo को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपको उस फैसले पे पहुंचने में या उसे अवॉइड करने में डेफिनेटली मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।